हाय एवरीवन, आज ये 1 से 7 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। विश्व मृदा दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया है? तो 5 दिसंबर 2025 को मनाया गया है। भारत में इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025 कब मनाया गया? 2 दिसंबर 2025 को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया गया। दास्ता उन्मूलन दिवस इवोल्यूशन इराडिकेशन ऑफ स्लेवरी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत की रैंक क्या रही है? तो 131वां रही है। भारत सरकार ने हेरोन मार्क 2 ड्रोन किस देश से खरीदने की मंजूरी दी है? इजराइल देश से खरीदने की मंजूरी दी है। इंडियन आर्मी ने बंगाल की खाड़ी में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ब्रह्मोस मिसाइल किन 2 देशों ने मिलकर बनाई है? तो भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। भारत ने रूस के साथ कौन सा द्विपक्षीय सैन्य लॉजिस्टिक समझौता किया है? तो रिलोस अग्रीमेंट किया है। हरिमाऊ शक्ति 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो मलेशिया के बीच में हुआ। भारतीय रिसर्चर ने नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या दिया है? तो अलकनंदा दिया है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सबसे युवा सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आयुष महात्रे बने। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। इंटरपोल का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? लुकास फिलिप नियुक्त हुए हैं, ये फ्रांस के हैं। 18वीं बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो डॉक्टर प्रेम कुमार बने। प्रेरणा योजना क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए किस राज्य ने शुरू करी है? तो असम सरकार ने शुरू करी है। भारत का पहला प्राइवेट नेविगेशन सेंटर अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तिरुवनंतपुरम केरल में लॉन्च हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नया नाम क्या रखा गया है? तो सेवा तीर्थ रखा गया है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया दिल्ली का। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 का 26वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ था? तो किसामा गांव कोहिमा नागालैंड में शुरू हुआ है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को किस नाम से जाना जाता है? तो फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। त्योहारों का त्योहार के नाम से जाना जाता है। दार्जिलिंग मैंड्रिन ऑरेंज को हाल ही में क्या दर्जा मिला है? तो हाल ही में इसको जीआई टैग का दर्जा मिला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो रेजबेट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक रही है? तो 128वां रैंक रही है। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल समिट में। G20 समिट की बात करते हैं तो 2024 में G20 की समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी और इसकी थीम क्या थी? न्यायपूर्ण व सतत विश्व था। G20 की 2025 में मीटिंग जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। इसकी थीम एकजुटता और समानता थी। G20 की 2026 में मीटिंग कहाँ पे होगी? तो यूएसए में होगी। अब आ जाते हैं ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स की 2024 में मीटिंग कहाँ पे हुई थी? कजान रूस में हुई थी। इसका थीम क्या था? मल्टीलेटरिज्म को मजबूत करना। 2025 में ब्रिक्स की मीटिंग रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई है और इसका थीम क्या था? ग्लोबल साउथ सहयोग था। 2026 में ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ पे होगी? तो भारत में होगी। अब आ जाते हैं एससीओ की बात करते हैं। एससीओ 2024 कहाँ पे हुआ था? इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। एससीओ की 2025 में मीटिंग कहाँ पे हुई थी? तियानजिन चाइना में हुई थी। एससीओ की 2026 में मीटिंग कहाँ पे होगी? किर्गिज रिपब्लिक में होगी, किर्गिस्तान में। यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात करते हैं तो कॉप 29 2024 कहाँ पे हुआ था? बाकू अजरबैजान में हुआ था। कॉप 30 2025 कहाँ पे हुआ है? ब्राजील में हुआ है। कॉप 31 2026 कहाँ पे होगा? टर्की और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे। 2024 में बायोडाइवर्सिटी के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ पे हुई थी? काली कोलंबिया में हुई थी। इसका थीम क्या था? नेचर विथ पीस था। 2026 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बायोडाइवर्सिटी के लिए आर्मेनिया में होगा। CHOGM की मीटिंग की बात कर रहे हैं। 2024 में कहाँ पे हुआ था? अल्पेया समोया में हुआ था। 2026 में कहाँ पे होगा? बरमूडा में होगा। नेटो समिट की बात करते हैं। 2024 में इसकी समिट वाशिंगटन डीसी में हुई थी और इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2025 में द हेग नीदरलैंड में होगी और रक्षा पर 5% खर्च की लक्ष्य रखा गया है। 2026 में नेटो का समिट टर्की में होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से मैंने कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, बाय बाय। स्टैटिक जी के वन लाइनर में आ जाते हैं। कवक और शैवाल का सहजीवन लाइकेन कहलाता है।
रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे ने करी थी। दूधिया रंग की अभिक्रिया की बात करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पे कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। बस चलने पर पीछे गिरना न्यूटन के प्रथम नियम, जड़त्व के नियम का उदाहरण है। अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी माउंट विंसन मैसिफ है। अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित। वंदे मातरम पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्ला सियानी थे। डांडेकर रस समिति की बात करते हैं, जो गरीबी पावर्टी से संबंधित समिति है। अन्य गरीबी समितियां की बात करते हैं, जिसमें लकड़वाला समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति है, रंगराजन समिति है। राजाओं के प्रीवी पर्स की समाप्ति कब हुआ था? 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा की गई थी। यूपीएससी की स्थापना कब होती है? ली कमीशन की सिफारिश पे होती है। यूपीएससी वर्ष 2025 में 100 वर्ष पूरा कर रहा है। संविधान में नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 39A। इसको 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है? कॉप 3 में होता है, 1997 में जापान में होता है। पेरिस समझौता से संबंधित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन सी है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 है, जो 2015 में फ्रांस में हुआ था। भारत में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन सी है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8 है, जो 2002 में नई दिल्ली में हुआ था। गरीबी उन्मूलन का सतत विकास लक्ष्य कौन सा है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है। महिला सशक्तिकरण का सतत विकास लक्ष्य कौन सा है? तो SDG 5 है। भारत का पहला $100 अरब मार्केट कैप करने वाला बैंक कौन सा है? SBI है। SBI का लोगो कांकरिया झील अहमदाबाद से प्रेरित है। SBI के ऐप की बात करते योनो ऐप है। SBI का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। डीएनए की खोज किसने करी थी? 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने करी थी। डीएनए के नाइट्रोजनी बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। एडेनिन किससे जुड़ा होता है? थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ग्वानिन किससे जुड़ा होता है? साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। डीएनए का शर्करा घटक कौन सा है? डीऑक्सी शर्करा है। डीएनए का बहुलक किसे बोलते हैं? न्यूक्लियोइड को बोलते हैं। भारत का 91st शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? राहुल VS है। फाइड का मुख्यालय कहाँ पे है? लुसार्ड स्विट्जरलैंड में। फाइड का अध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ आनंद है। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? अदिस अबाबा इथोपिया में। अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल कब हुआ था? 2023 में हुआ था। ANRLM योजना कब प्रारंभ हुआ था? 2011 में। इसका नाम 2016 में बदला गया था। अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र भारत के कौन से हैं? भारती और मैत्री है। मेघालय का प्रसिद्ध त्योहार कौन है? 100 ड्रम फेस्टिवल है, जो गारो समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। खासी समुदाय का त्योहार कौन है? नोग्रेम फेस्टिवल है। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन है? गोमती नगर, उत्तर प्रदेश। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? 8 नवंबर को। इसी दिन एक्सरे की खोज हुई थी 1895 में। उत्तराखंड की स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। पहला नाम इसका उत्तरांचल था। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को। नालसा की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। नालसा की स्थापना कब होता है? 1995 में होता है। अधिनियम की बात करते हैं 1987 के अधिनियम के तहत। डांडेकर रस समिति का विषय क्या है? गरीबी रेखा के डांडेकर रस समिति का विषय क्या है? गरीबी रेखा का निर्धारण करना। भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी लड़कियों के लिए हैदराबाद में स्थापित होगा। DNRLM अपनाने वाला पहला देश इथोपिया है। बाइब कोटिंग शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया किसने? कॉलिंस डिक्शनरी ने। एडलगिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2025 में प्रथम स्थान किसको मिला? शिवनादर को मिला, जिनका संबंध SCL से है। हम लोग नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेताओं और उससे संबंधित तथ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रिक के माध्यम से उसको याद भी करेंगे। मेडिसिन में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। मेरी ब्रैंडको को, फ्रेंड रमल्स को, शिमोन साकागुची को मिला है। पुरस्कार के जीतने का कारण बात करते हैं। पेरिफेरल ह्यूमन टॉलरेंस से संबंधित उनकी खोजों के लिए पुरस्कार दिया गया। तिथि घोषणा की बात करते हैं, ये 6 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा हुई थी। कैसे इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं? मैरी ने पैड और शिमोन को बुलाया इम्यून टॉलरेंस पढ़ाने के लिए। मैरी से मैरी ब्रांड को हो जाएगा, पैड से क्या होगा? फ्रेड रसम्स हो जाएगा, और शिमोन से क्या होगा? शिमोन साकागुची को हो गया। मैरी से मैरी ब्रांड को हो जाएगा, पैड से फ्रेड हो जाएगा, शिमोन से शिमोन साकागुची हो जाएगा।
किसके लिए? इम्यून टॉलरेंट बढ़ाने के लिए। भौतिकी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2025 की बात करते हैं। जॉन क्लार्क यूके से संबंधित है, माइकल एच देवरॉट फ्रांस से संबंधित है, जॉन मार्टिनस यूएस से संबंधित है। पुरस्कार का कारण जान लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और इलेक्ट्रिक सर्किट में ऊर्जा क्वांटिनाइजेशन की खोज के लिए इनको मिला है। इसे क्वांटम वर्ल्ड से संबंधित खोज के रूप में भी याद कर सकते हैं। घोषणा की तिथि की बात करते हैं, 7 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा हुई थी। इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? 2 जॉन मिल करके देव का क्वांटम वर्ल्ड लिया। 2 जॉन से क्या होगा? जॉन क्लार्क और जॉन मार्टिनस हो जाएगा। मिलकर से क्या होगा? माइकल एच देवरोथ हो जाएगा। क्वांटम वर्ल्ड से क्या हो जाएगा? इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और इलेक्ट्रिक सर्किट में ऊर्जा क्वांटिनाइजेशन की खोज करी थी। आ जाते हैं केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करते हैं। सुषमु किटागवा जापान के रहने वाले हैं। रिचर्ड रॉफसन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। उमार यागी यूएसए के रहने वाले। पुरस्कार का कारण देख लेते हैं। मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए पुरस्कार दिया गया। तिथि की घोषणा की बात करते हैं, 8 अक्टूबर 2025 को यह तिथि घोषणा हुई है। ट्रिक से कैसे याद करते हैं? सुसु ने रॉब किया उमार को उसके मेंटल की वजह से। सुसु से क्या होगा? सुषमु होगा। रॉब से क्या हो गया? रिचर्ड रॉबसन हो जाएगा। उमार से क्या होगा? उमार यागी होगा। उन्होंने किस चीज पर रिसर्च करी है? उन्होंने मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पर रिसर्च करी है। लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। इसके विजेता कारा पुरोकाई हैं। कौन से देश के? ये हंगरी से बिलोंग करते हैं। पुरस्कार के कारण की बात करते हैं, उन्होंने दूरदर्शी लेखक विजनरी ऑथर के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तिथि की घोषणा की बात करते हैं, 8 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा हुई थी। और इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं? लास्ट क्रो से याद कर सकते हैं। एल से लिटरेचर और क्रो से क्या होगा? क्रो से कारापुरोकाई होगा। शांति में नोबेल पुरस्कार की विजेता की बात करते हैं, मारिया कॉर्निया को मिला है। ये वेनेजुला देश से बिलोंग करती है। पुरस्कार की कारण की बात करते हैं, वेनेजुला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके महत्वपूर्ण संघर्ष और डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन के लिए उनके संघर्ष के लिए पुरस्कार दिया गया। तिथि की घोषणा की बात करते हैं, 10 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा हुई थी। ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? मारिया को कोरोना हो गया वेनेजुला में, जिसके बाद वे शांति में चली गई। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, घोषणा की तिथि की बात करते हैं, 13 अक्टूबर 2025 को यह घोषणा हुआ था और उसी दिन दिया भी गया था। विजेता और योगदान की बात करते हैं, जोएल मोकर को मिला है। ये यूएस के रहने वाले हैं, मूल रूप से नीदरलैंड में जन्मे थे। इन्हें आधा नोबेल पुरस्कार मिला है। जोएल मोकर को आधा नोबेल पुरस्कार मिला है। कारण क्या था? तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए पूर्व आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। 2 और लोगों को मिला है आधा में। फिलिपी एग्लियन फ्रांस के रहने वाले हैं, पीटर हाउइट कनाडा के रहने वाले। ये दोनों संयुक्त रूप से आधा नोबेल पुरस्कार को साझा करते हैं। कारण क्या है? रचना क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांत के लिए। इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं? जॉय टेल्स थ्रू फिलोसफी हाउ इट ग्रोस। यहाँ पे ग्रोस का अर्थ ग्रोथ होगा, तो जॉय से क्या होगा? जॉय से होगा जोएल होगा। फिलोसफी से क्या होगा? फिलिपी एग्लिनियन होगा। हाउ इट से क्या होगा? पीटर हाउ इट होगा। किसके लिए दिया गया है? सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए दिया गया। इस तरीके से आप नोबेल प्राइज को याद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद के बारे में। भाग 1 की बात करते हैं, इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में भारत का नाम इंडिया, जो कि भारत बताया गया है, और इसे राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में हिंदुस्तान शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का भारत में प्रवेश, जैसे सिक्किम को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, जो वर्तमान राज्यों की सीमाओं और नामों का परिवर्तन करना। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। भाग 2 की बात करते हैं, इसमें नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, और इसी के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया था। भाग 3 की बात करते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार दिया है, जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं।
अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 13 में कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के असंगत हो वह समाप्त हो जाएगा। यहीं से न्यायिक पुनरावलोकन जिसको जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात करता है, यानी कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव को रोक लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, इसमें आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात किया जाता है, जिसमें सेना और एजुकेशनल उपाधियों को छोड़ करके। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किया जाता है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इसी में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, जिसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम, जिसको जबरन मजदूरी बोलते हैं, इस पर रोक लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रीट जारी करता है। अब आ जाते हैं भाग 4 में। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी के बारे में मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी का वायलेशन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 39 ए में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं, जिसको फ्री लीगल एड बोलते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात किया जाता है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, दिया गया है। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात किया जाता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति का आधार है। अब आ जाते हैं भाग 5 में, जो संघ की बात किया जाता है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दिया गया है, जो राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, दिया गया है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिला करके संसद बनता है। अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग की बात किया जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, मनी बिल की परिभाषा दिया हुआ है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोलते हैं, बजट का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है, जिसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 139 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है, जिसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 6 में, जो राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में दिया गया है और राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाअधिवक्ता की बात करते हैं, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है।
अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति दिया गया है। अब आ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। भाग 9 में पंचायत से संबंधित दिया गया है, जो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक दिया गया है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताया गया है और टोटल 29 फंक्शनल आइटम है। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। पंचायतों के इलेक्शन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ऐसा अनुच्छेद 243 के में दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 11 की बात करते हैं। अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 में दिया गया है। यह संघ और राज्य के बीच के संबंध को बताता है। अनुच्छेद 246 ए में जीएसटी की बात करता है, जिसको वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की बात करता है और अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है, जिसको इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 15 में, जो निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर के 339 ए तक दिया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार एडल्ट सफरेज के आधार पर चुनाव की प्रावधान दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 17 के बारे में। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में दिया गया है, जो राजभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा राजभाषा होगी और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन दिए गए। अब आ जाते हैं भाग 18 में। अनुच्छेद 352 से 360 तक दिया गया है। इसमें आपातकाल उपबंध से संबंधित है, जिसको इमरजेंसी बोलते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है और अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसका मतलब राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब आ जाते हैं भाग 20 में। अनुच्छेद 368, जो संविधान का संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए। अब आ जाते हैं भारत सरकार द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त एनआईए द्वारा ड्रग तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में मवेशी तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन केरल में एंटीबायोटिक के अधिक उपयोग को रोकने के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद सहायता के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करते हैं, तो इसका आंसर अगर पता है आपको तो इसका आंसर आप दीजिए। भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन और उसके प्रावधान के बारे में देखने वाले हैं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका संबंध भूमि सुधार से है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 भी जोड़ा गया, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। इस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फजल अली कमीशन का गठन 1953 में इसी उद्देश्य से हुआ था। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर के 62 कर दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इस संविधान संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब जाकर के 22 भाषाएं हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्तियां प्रदान की गई थी। हालांकि इसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद की यह शक्ति असीमित नहीं है, बल्कि सीमित है और इस संविधान के मूल ढांचा को नहीं बदल सकती है। 26वां संविधान संशोधन 1971 की बात करते हैं। राजाओं को दिए जाने वाला प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, जो देशी रियासतों के एकीकरण के बदले में दी जाने वाली एक बड़ी राशि थी।
36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया और ये भारत का 22वां राज्य सिक्किम बन के आया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात करते हैं, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए और प्रस्तावना में अब तक ये एकमात्र संशोधन रहे। 42वां संविधान संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, जो भाग 4A में अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल थे। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, इसको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन में राज्य सूची से समवर्ती सूची में विषयों को हस्तांतरण किया गया, जिसमें 5 विषय वन, वन्य जीव, मापतोल, न्याय प्रशासन और शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। नए अनुच्छेद आर्टिकल 39A जो निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है, आर्टिकल 48A जो पर्यावरण संरक्षण की बात किया जाता है, ये भी 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात करते हैं, ये मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार में बदलाव किए जाते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसे कानूनी अधिकार, जिसको लीगल राइट बनाया गया, जो अब अनुच्छेद 300A में है। पहले इसमें आर्टिकल 30 पहले संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल लगने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति को अनिवार्य किया गया। संविधान में कैबिनेट शब्द की पहली बार उल्लेख इसी संशोधन में हुआ था। आ जाते हैं 52वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, जो 1985 में हुआ था। राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून आया था, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। संविधान में 10वीं सूची जोड़ी गई, जिसका उद्देश्य दल बदल को रोकना था। आ जाते हैं 61वें संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था। यह राजीव गांधी के कार्यकाल में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अब आ जाते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243O शामिल किया गया। 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 की बात करते हैं, ये शहरी स्थानीय स्वशासन की बात करता है, जिसमें नगर पालिका नगर निकाय से संबंधित है। संविधान में भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषय हैं। आ जाते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 की बात करते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 51A क्लॉज के रूप में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। आ जाते हैं 89वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। अनुच्छेद 338A को जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का उल्लेख है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है। 91वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया। इसके अनुसार कुल लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। आ जाते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी जाती है, जो बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली होती है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति से संबंधित है। संविधान के भाग 9B अनुच्छेद 43B और अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज C में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 की बात करते हैं। यह एक ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, जिसको नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के निर्माण की बात करता है, जिसका उद्देश्य कॉलेजियम पद्धति को बदलना था। आ जाते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015 की बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर जमीन के आदान प्रदान से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 2016 की बात करते हैं, जिसमें GST, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, इससे संबंधित है। यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ।
विजय केलकर समिति के सिफारिश पर यह आया था। संविधान में अनुच्छेद 246 ए जीएसटी का उल्लेख है और अनुच्छेद 279 ए जो जीएसटी काउंसिल का उल्लेख जिसका प्रमुख भारत के वित्त मंत्री होता है, ये सब जोड़ा गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 की बात करते हैं। इसमें आर्टिकल 338 बी जोड़ा गया जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है। इसमें यह निर्धारित किया गया कि कौन सी जाति पिछड़ा वर्ग में आएगी और यह अधिकार केंद्र सरकार का होगा। आ जाते हैं 103वां संविधान संशोधन 2019 की, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं 10% आरक्षण की बात किया जाता है। संविधान में अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात किया जाता है। आ जाते हैं 104वां संविधान संशोधन 2019 की, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। आ जाते हैं 105वां संविधान संशोधन 2021 की। यह 102वें संविधान संशोधन में संशोधन करता है। यह राज्य सरकारों को यह अधिकार देता है कि वो अपनी स्वयं की राज्य सूची में शामिल की जाने वाली पिछड़े वर्गों की जातियों की पहचान कर सके, जो शक्ति 102वें संविधान संशोधन में केंद्र के पास दी गई थी। राष्ट्रपति ने 18 अगस्त 2021 को इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। आ जाते हैं 106वां संविधान संशोधन 2023 की। इसे नारी शक्ति वंदनम अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह 128वां विधेयक था। इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना है। इसे अर्जुन मेघवाल ने पेश किया था और राष्ट्रपति ने इसे 28 सितंबर 2023 को सहमति दे दी थी। यह अगला परिसीमन 2026 के बाद लागू होने वाले चुनाव में लागू होगा। आ जाते हैं 129वां संविधान संशोधन विधेयक की। ये संविधान संशोधन विधेयक है जो प्रस्तावित किया गया है। भारत का नवीनतम विधेयक है। जो यह वन नेशन वन इलेक्शन की बात किया जाता है, जो एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। यह रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिश पर पेश किया गया था। जनगणना की बात करते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में वायसराय लॉर्ड मायो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर हर 10 वर्ष में जनगणना की शुरुआत 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? 2011 की जनगणना कुल मिला के 15वें क्रम की थी। स्वतंत्र भारत के हिसाब से 7वें क्रम की थी और दशकीय आधार पर 14वें क्रम की थी। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है और क्यों? 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1911 से 21 के दशक में अकाल और महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है। जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त और आदर्श वाक्य क्या थे? तो आयुक्त चंद्रमौली साहब थे और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आर सेंसस आर फ्यूचर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? कुल जनसंख्या की बात करते 121.09 करोड़ थी, जिसमें भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे था। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं 2001 से 2011 तक 17.7% थी। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन से थे? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश जिसमें 16.51% और इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है जिसमें 0.05%, इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन से थे? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है जिसका 27.9% वृद्धि दर है। न्यूनतम ऋणात्मक वृद्धि वाला नागालैंड है जिसमें -0.6% वृद्धि दर थी। यह एकमात्र राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? भारत का लिंगानुपात की बात करते हैं 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं केरल का है, 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे।
न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं, हरियाणा है जिसमें 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। भारत की साक्षरता दर कितनी है, सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन से है, तो भारत की साक्षरता दर 73% है। पुरुष की साक्षरता दर की बात करते हैं 80.09% है, और महिला की साक्षरता दर की बात करते हैं 64.60% है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं केरल का है 94% है, और न्यूनतम साक्षरता बिहार का है 61.80% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन से है, तो संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, प्रतिशत के आधार पे पंजाब है। राज्य की जनसंख्या का 32% जनसंख्या पंजाब में अनुसूचित जाति का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन से है, संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम है जिसकी राज्य की 94% जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की है। पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने डिस्कस तो किया है, बट एक बार फिर से मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में रिवीजन करा देता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसका टाइम पीरियड की बात कर, यह योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। मॉडल की बात करते हैं, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप KN राज ने तैयार किया था। उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का, इसका मुख्य ध्यान कृषि एग्रीकल्चर पर था। विकास की दर की बात करते हैं, जो लक्ष्य था 2.1% था, लेकिन 3.6% की वृद्धि हासिल की गई थी जो लक्ष्य से अधिक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के प्रमुख बिंदु क्या थे, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करते हैं 1956 से 1961 तक रहता है। मॉडल की बात करते हैं, यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था, इस योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, जिसमें प्रमुख उपलब्धियां थी। इसी योजना के दौरान भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आयरन स्टील प्लांट स्थापित किए गए। विकास की दर की बात करते हैं, लक्ष्य 4.5% का था और प्राप्ति 4.27% थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक क्यों असफल रही थी, 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। यह मॉडल सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था कृषि और उद्योग दोनों पर बल देना। असफलता के कारण ये थे, यह योजना 1962 के दौरान भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी और असफल रही। अन्य घटना की बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में, इसी दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था और 1965 में भारतीय खाद्य निगम, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में FCI का इस्टेब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं योजना अवकाश की। योजना अवकाश जिसको प्लान हॉलीडेज बोलते हैं, ये क्या था और यह कब हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वर्षों के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। इसे योजना अवकाश कहा जाता है। इसी दौरान एक एक वर्ष की योजना शुरू की गई थी। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 की मुख्य बातें क्या थी, तो इसका टाइम पीरियड की बात करते हैं 1969 से लेकर के 1974 तक थी। यह मॉडल अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप DR गॉडगिल ने तैयार किया था। उद्देश्य की बात करते हैं, इसका लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये पहली बात हो गई। इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 क्यों अद्वितीय थी। यह भारत का एकमात्र ऐसी योजना है जो अपने निर्धारित समय 5 वर्ष से पहले केवल 4 वर्षों में ही समाप्त हो गई।
1974 से लेकर 1978 तक ही रही थी। यह डीपी दर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक क्या था? 1978 में सरकार बदलने के बाद मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर रोलिंग प्लान शुरू किया था। विश्व में इसके जनक डॉक्टर गुरनार मिर्डर थे। उनकी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख है और भारत में इसे लक्कड़वाला ने लागू किया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के दौरान क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? यह मॉडल आगात निर्गत मॉडल पर आधारित था, जिसको इनपुट आउटपुट मॉडल बोला जाता है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1982 में। 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1980 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर कब्जा करने के लिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक क्या नारा था? इस योजना का प्रसिद्ध नारा रोटी रोजी और उत्पादकता या भोजन काम और उत्पादकता था। इसी योजना के दौरान 1988 में सेबी की स्थापना होती है, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। एलपीजी सुधार कब और क्यों अपनाए गए थे? 1990 से 92 के योजना अवकाश के दौरान 1991 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट उत्पन्न हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस संकट से निपटने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिसे एलपीजी सुधार कहा गया था। जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण की बात की जाती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का मुख्य फोकस क्या था? तो यह मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य बल मानव संसाधन विकास था, जो 1990 में आए एचडीआई मानव विकास सूचांक की अवधारणा से प्रेरित था। अन्य घटनाएं की बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी दौरान 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जो पंचायती राज और नगर निगम के लिए है। इसी समय 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बातें क्या थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक होता है। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ आर्थिक विकास था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को और कारगिल युद्ध 1999 में इसी दौरान हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। यह भी आगात निर्गात मॉडल पर आधारित थी। नरेगा अधिनियम 2005 में आया और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 की विकास दर की क्या विशेषता थी? इसका लक्ष्य तीव्र और समावेशी विकास, जिसको रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें 8% की विकास दर हासिल की गई थी, जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सबसे ज़्यादा थी। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसी दौरान आया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का लक्ष्य क्या था? यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था, जो 2012 से 2017 तक चला था। इसका लक्ष्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास, जिसको रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें कृषि के लिए 4% और प्रजनन दर को 2.1%, जिसको प्रतिस्थापन दर बोलते हैं, पर लाने का लक्ष्य रखा गया था।